सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पिछले चरण में स्वर और व्यंजन, स्वरों के भेद, व्यंजन के भेद इत्यादि पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियों, अयोग भाग के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले अनुस्वार क्या है। अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है? नाक से होता है। और इसका चिन्ह क्या है? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा होता है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। और इसका उच्चारण कहां से होता है? नाक से होता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे अंत, संतरा। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो है स्वर और व्यंजन दोनों के ऊपर ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वर पे लगाया जाए या सिर्फ व्यंजन पे लगाया जाए। इनका प्रयोग जो है हम स्वर तथा व्यंजन के ऊपर करते हैं। और ये जो है पंचम वर्ण के स्थान पर यूज होता है। पंचम वर्ण कौन से थे? हमने व्यंजन में पढ़ा था, कुवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, पवर्ग पढ़ा था ना, कचट तक। तो उसमें जो पंचम, पांचवें स्थान पर जो थे, वो क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण। और वो कौन से होते हैं? नासिक्य, यानी जिनका उच्चारण नाक से होता है। तो जिनका उच्चारण नाक से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसका चिन्ह क्या है? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, किंतु हम इसे बिंदु नहीं, अनुस्वार ही कहेंगे। ठीक है। फिर है अनुनासिक। इसका चिन्ह क्या है? ये आपकी शिरोरेखा है, इसके ऊपर ये चांद का चिन्ह है, उसके ऊपर अनुस्वार है। तो इसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, किंतु हम इसे अनुनासिक ही कहेंगे। ठीक है। इसका उच्चारण कैसे होता है? प्राणवायु जब नाक तथा मुख दोनों के दबाव के साथ बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। और इसका प्रयोग स्वर के साथ ही किया जाता है, जैसे चांद। अब आप देख रहे हैं चांद, आ का स्वर आके का उच्चारण हो रहा है, तो हमने कहा लगाया है? इसे शिरोरेखा के ऊपर, पाई के ऊपर लगाया है। ठीक है। आंख में भी कहां लगा? आ की ध्वनि जहां आ रही है, आ क्या है? स्वर। हमने क्या लिखा कि इसका प्रयोग कहां करते हैं? हम स्वरों के साथ ही करते हैं। समझ में आया सबको? तो इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। और इसका चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु, यानी शिरोरेखा के ऊपर चांद और उसके ऊपर बिंदु। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक। फिर है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण जो है ह से होता है, और इसको हम तत्सम शब्दों में प्रयोग करते हैं। ठीक है। और ये शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है, और दो बिंदियों के रूप में। ये दो बिंदु हैं, इसे हम विसर्ग कहते हैं। आप संस्कृत में पढ़ ही रहे हैं, तो इसको विसर्ग कहा जाता है। इसका चिन्ह ये है। ठीक है। और जैसे शब्द के अंत में प्रयोग कर रहे हैं हम, अतः, प्रातः, स्वतः इत्यादि। ध्वनि, आगे ध्वनि का चिन्ह है बेटा, ये अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र है। ये जो है, अगर हम इसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अनुनासिक। ठीक है। लेकिन इससे बिंदी हटाएंगे तो ये क्या है? आगत ध्वनि है। ठीक है। ये जो किस लिए प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं बेटे जो एज इट इज हिंदी में भी प्रयोग, अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में भी एज इट इज प्रयोग में लाए जा रहे हैं, किंतु उसको लिखने का तरीका आगत ध्वनि के द्वारा हम उसको लिखते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप डॉक्टर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक है, आगत ध्वनि के रूप में। जैसे है बॉल, टॉफी, कॉफी, मॉडर्न। ठीक है। इन सब शब्दों में क्या यूज होता है? क्या प्रयोग लाते हैं हम? इसमें हम आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो आगत ध्वनि का प्रयोग कब किया जाता है? जब अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाता है। समझ में आ गया बेटे सबको? अब हम लेंगे नुक्ता। नुक्ता देखिए बेटा, नुक्ता का प्रयोग कब करते हैं हम? नुक्ता क्या है बेटे? ये फ और ज के नीचे लगता है। ठीक है बेटा। ये जो है उर्दू की 5 ध्वनियां हैं। पहले क्या था? क, ख, ग, ज और फ के नीचे नुक्ता लगता था। ठीक है। ये 5 ऐसी उर्दू की ध्वनियां थी जिन्होंने हिंदी को प्रभावित किया, किंतु अब जो है सिर्फ ज और फ के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है। और ये नुक्ता लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखिए
ज से जरा और जरा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जरा। समझ में आ रहा है बेटे? जरा और जरा। जरा का अर्थ क्या है? जरा का अर्थ है बूढ़ा और जरा थोड़ा सा, थोड़ा। ठीक है। इसी तरह फन, फन और फन। एक में देखिए मैंने यहाँ पर फ के नीचे नुक्ता लगाया है और एक में मैंने नुक्ता नहीं लगाया है। अब फन जिसमें नुक्ता नहीं लगाया, इसका अर्थ क्या है? सांप का फन। पता है ना आपको सांप का फन? ये क्या है? जब नुक्ता नहीं लगाया तो इसका अर्थ है सांप का फन। और ये फन, फन इस जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? गुण। तो आप देख रहे हैं कि नुक्ता लगाने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। और नुक्ता का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फ और ज के नीचे बिंदु के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया बेटे सभी को? हाँ बेटे, अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्णों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द। ठीक है। और वर्ण विच्छेद क्या है बेटे? शब्दों के वर्ण को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जैसे आप देखिए रमन, ये 3 वर्णों से मिलकर बना है। यहाँ आपको 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं ना, रमन। ठीक है, ये सब क्या है? व्यंजन है। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। र प्लस अ, र बन गया। ठीक है। म प्लस अ की साउंड आ रही है, प्लस न में भी हमें किसकी आवाज आ रही है? अ की। तो ये क्या बना? रमन। र प्लस अ क्या बना? र। म प्लस अ म और न प्लस अ न, रमन। देखिए अब बालक, जिस तरीके से आप पढ़ते हैं वैसा वैसा ही लिखना है। ब में क्या होगा? ब प्लस अ, ब बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बा। तो ये क्या हो जाएगा? आ। फिर क्या है? ल प्लस अ, ये क्या बन गया? ल। ये क्या बना? बा। अब क्या है? क प्लस अ, क्या बना? क। तो ये शब्द क्या बना? बालक। अब है नदी। न का उच्चारण न प्लस अ से हुआ। ठीक है, तो ये बना न द। अब द में ई। ठीक है, नदी। समझ में आ गया सबको? अब है कूलर। क प्लस अ क बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कू। तो जो ध्वनि आ रही है उसी के हिसाब से हम लिखेंगे बढ़ाऊ। ठीक है। औ ल प्लस अ, फिर क्या है? र प्लस अ। तो ये क्या था? क प्लस औ, कू, ल प्लस अ ल और र प्लस अ र। तो क्या बना? कूलर। अब देखिए त्रिभुज। त्रिभुज में त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए त्र किस व्यंजन के मेल से बना है। तो त प्लस र के मेल से बना है त्र। तो अब क्या है? त्रि है अब यहाँ। ठीक है, तो क्या है? त प्लस र प्लस ई। ई की आवाज आ रही है आपको? और देखने में आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ई की मात्रा है, तो ई। ये सारा क्या बन गया? त्रिभुज। भ प्लस उ, ये क्या बन गया? भू। ज प्लस अ ज, तो ये क्या बना? त्रिभुज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से 2 संयुक्त व्यंजन से त्र बनता है। ठीक है। फिर है पुनः। अब ये क्या था? विसर्ग हमने पढ़ा था। विसर्ग के पुनः, सॉरी बीच में कक्षा रह गया बेटा। क्ष क्या है? ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, पहले हम लेंगे क किसके मेल से बना? क और अ, ये क बन गया। ठीक है, फिर है क्ष। क्ष किससे बनता है? श, क प्लस श से, क प्लस श। आगे क्या है? आ, तो कक्षा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्ष जो है किससे बनता है? इन 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है। आगे क्या था?
था आ, तो हमने आ लिख दिया, तो ये क्या बन गया कक्षा। अब देखिए पुनः, अब ये क्या है, पीछे विसर्ग है, विसर्ग पढ़ा था हमने, और इसका उच्चारण किससे होता है, ह से, ठीक है। उ, प प्लस उ प्लस न प्लस अह, यानी विसर्ग, ठीक है। फिर है बुद्धि, बुद्धि के लिए स्पेस नहीं बचा, मैं यहां लिख लू बेटे बुद्धि, ब, बुद्धि बेटे यहाँ स्पेस नहीं बचा, ब प्लस क्या है उ, ठीक है। फिर आप देखें द के नीचे हलंत है, हलंत का मतलब क्या है, द जो है हमारा स्वर रहित है, तो द, इसलिए हम इसके साथ अ नहीं लिखेंगे। फिर क्या है ध, ध ई, बुद्धि, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, ये था हमारा। देखिए बच्चे, अब मैं कुछ और उदाहरण ले रही हूँ, ठीक है। पहला है कंगन। अब यहाँ पे क्या है, अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम, क प्लस अंग, ठीक है। फिर क्या है, ग प्लस अ प्लस न प्लस अ, ठीक है। इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, ऊपर अनुस्वार था तो हम इसमें अंगः प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। फिर है त्रिभुज। अब त्र क्या है बेटे, संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों के मेल से बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो अब हम त्रिभुज में क्या करेंगे, त और र व्यंजन से बनता है त्र, ठीक है। तो देखिए कैसे इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम, देखिए त्रिभुज का त प्लस र प्लस अ, इन तीनों के मेल से क्या बना, त्र। अब यहाँ क्या था ई, तो हम अ की जगह क्या प्रयोग करेंगे, ई, प्लस भ प्लस उ प्लस ज प्लस अ। समझ में आ गया बेटा सबको। अब यहाँ है कक्षा, क्ष भी क्या है हमारा, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि ये किन दो व्यंजनों के मेल से बना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका वर्ण विच्छेद, क का तो ये हो गया। अब श और किससे बनता है, क और श के मेल से बनता है ना क्ष, ठीक है। तो क्या करेंगे, कक्षा में क्या आ जाएगा, क प्लस क्ष, क प्लस श प्लस आ, इन दोनों के मेल से क्या बन गया, क्ष, और आगे क्या था कक्षा, तो ये क्या हो गया आ, ठीक है। समझ में आ गया। आगे है विश्राम, व। अब ये श्र क्या है, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। विश्राम में क्या है, संयुक्त व्यंजन है, प्लस ई प्लस श्र, श्र क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो ये किसके मेल से बनता है, श प्लस र के मेल से। आगे क्या था आ, तो आ जाएगा, ठीक है। म प्लस अ, समझ में आया। ये क्या था हमारा संयुक्त व्यंजन था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन से दो वर्णों के मेल से बना है, ठीक है। फिर है हड्डी, ह प्लस अ। अब देखिए बेटा, जैसे ह प्लस ह के नीचे जब हलंत था, ये क्या था, ये मिलकर बना ह, ठीक है। अब यहाँ पर है ड, ड के नीचे आप देख रहे हैं हलंत है। अब मैं अगर इसके साथ अ नहीं लगाती तो वो क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, ठीक है। ह प्लस अ प्लस ड। अब यहाँ पर क्योंकि हमें हलंत चाहिए, ये स्वर रहित है, इसलिए हम यहाँ पर अ नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, ड प्लस ई, हड्डी। समझ में आ गया सबको। फिर है आंगन। अब ये क्या था, अनुनासिक का प्रयोग किया हमने इसमें, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, आ में क्या था, अनुस्वार था या अनुनासिक था ना बेटे, तो आंगन को हम कैसे लिखेंगे, आंगन को लिखने के लिए आ के ऊपर ही अनुनासिक आ जाएगा, ग प्लस अ प्लस न प्लस अ,
ठीक है, मैंने जितने भी शब्द होते हैं लगभग मैंने सभी के उदाहरण आपको दिए हैं कि किस प्रकार से कौन सा शब्द, किस शब्द का वर्ण विच्छेद किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको संयुक्ताक्षर के भी एग्जाम्पल उदाहरण आपको दे दिए हैं और किस तरीके से करने हैं ये आपको समझाया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक है बेटे, अब हमने पढ़ा वर्ण विच्छेद, अब हम पढ़ेंगे वर्णमेल। वर्णमेल क्या होता है बेटा? वर्णों को मिलाकर पहले की स्थिति में लेकर आना, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमेल। तो देखिए, क प्लस अ, क के नीचे हलंत है और उसके साथ स्वर मिला तो वो क्या बना? क। ठीक है, फिर क्या है? म और अ, म और अ के मेल से क्या बना? अ। क म बन गया। ल और अ को मिलाकर क्या बना? ल। तो ये क्या शब्द बना? कमल। अब लेंगे हम अगला, इसमें है क ई, तो ये क्या बना? की। फिर क्या है? त में क्या जोड़ना है? आ, यानी के किताब। फिर क्या है? ब अ, तो ये क्या लिखा जाएगा? ब। तो ये शब्द क्या बना? किताब। अब देखिए, प उ, यानी प में उ की मात्रा। फिर क्या है? स के साथ अब देखिए आ नहीं है, जबकि स के नीचे हलंत है, तो ये क्या है? स्वर रहित है, तो स। फिर क्या है? इसमें हम पाई नहीं लेंगे। अब क्या है? त प्लस अ क्या बना? त। और फिर क्या है? क, पुस्तक। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम स्वर रहित कोई वर्ण लिखते हैं तो वह अगले वर्ण से स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, इनमें गैप नहीं होना चाहिए। फिर क्या है? क प्लस अंग, तो क्या बना? क पर अनुस्वार। फिर क्या है? ग प्लस अ, क्या बना? ग। फिर न प्लस अ क्या बना? न, कंगन। अब देखिए यहां पर क्या है? आगत ध्वनि का प्रयोग किया गया है, आ, तो ये हमने लिखा आ। ठीक है, फ के नीचे क्या है? नुक्ता है और ई की मात्रा है, आ फी। आगे क्या है? स अ, तो स। तो ये क्या शब्द बना? ऑफिस। फिर है ना ऑफिस। ठीक है, आगे देखिए, म अ क्या बना? म। फिर है च छ। अब च को देखिए, च जो है इसके साथ अ का प्रयोग नहीं किया गया, इसका मतलब क्या है कि च क्या है? स्वर रहित है, तो च के साथ पाई नहीं लगेगी। फिर क्या है? छ अ, तो छ। फिर क्या है? र अ, यानी कि र, तो ये क्या बना? मच्छर। अब ये ध्यान रखिए कि ये स्वर रहित जो हमने वर्ण लिखा, ये छ से स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, जैसे पुस्तक में, जिस तरह हमने पुस्तक में लिखा था। ठीक है, यहाँ स त को टच कर रहा है, स की पाई नहीं थी, स्वर रहित था ये, तो ये किसको टच कर रहा है? किसको स्पर्श कर रहा है? त को। ठीक इसी तरह च की पाई नहीं है, स्वर रहित है ये, तो ये क्या जाएगा? च को स्पर्श करेगा। तो ये कुछ उदाहरण। अब यहाँ क्या है? च छ को स्पर्श करेगा। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे वर्णमेल के। समझ में आ गया बेटे सभी को?